Now we will discuss our first chapter, that is nature and scope of business economics. स्टूडेंट्स, ये हमारा पहला चैप्टर है, नेचर और स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स. इकोनॉमिक्स अभी तक आप लोगों ने सुना होगा कि क्या होता है, बट ये जो टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं ये बिजनेस इकोनॉमिक्स है. बिजनेस इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो नोन एज मैनेजरियल इकोनॉमिक्स. इकोनॉमिक्स का वो पार्ट, जैसे इकोनॉमिक्स एक थ्योरी सब्जेक्ट है, बिजनेस प्रैक्टिकल होता है. तो जब हम इस थ्योरी को बिजनेस के प्रैक्टिकल नॉलेज पर इम्प्लीमेंट करेंगे, उससे जो इकोनॉमिक्स क्रिएट होता है उसको बोलते हैं बिजनेस या मैनेजरियल इकोनॉमिक्स. अभी हम लेटर ऑन इस चीज़ को डिस्कस करेंगे, बट पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि इकोनॉमिक्स टर्म होता क्या है. तो जब हम बात करते हैं वर्ड इकोनॉमिक्स की, इकोनॉमिक्स एक इंग्लिश लैंग्वेज वर्ड है. द टर्म, ये जो इकोनॉमिक्स वर्ड है ये दो वर्ड्स को मिला के बनाया है. फर्स्ट वर्ड इज इको एंड सेकेंड इज नॉमिक्स. इको मीन्स मनी एंड नॉमिक्स मीन्स स्टडी. In very simple terms, we can say that study of money is known as economics. जब हम पैसे को स्टडी कर रहे हैं, मनी को स्टडी कर रहे हैं किसी भी इकोनॉमी में, इकोनॉमीज योर कंट्री जहाँ पर आप रह रहे हैं, तीन टाइप की इकोनॉमीज अभी आप लोग पढ़ेंगे कि व्हाट इज कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी एंड मिक्स्ड इकोनॉमी. इंडियन इकोनॉमी आपको पता है मिक्स्ड इकोनॉमी है, और हम जिस इकोनॉमी में रह रहे हैं इंडियन इकोनॉमी, ये मिक्स्ड इकोनॉमी डिक्लेयर हुई थी 1948 के आईपीआर के थ्रू. आईपीआर का मतलब इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन. तो इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1948 ने इंडिया को मिक्स्ड इकोनॉमी डिक्लेयर किया था. अब इस इकोनॉमी में जब आप मनी की स्टडी करेंगे, अपने आप को कंसर्न रखोगे कि आपकी इकोनॉमी में पैसा कहाँ से आया, कहाँ गया, उसके कॉजेस क्या है, इफेक्ट क्या है, नेचर क्या है, तो मनी की स्टडी करना कहलाता है इकोनॉमिक्स. तो इकोनॉमिक्स इन जनरल में अगर आप लोगों से पूछती हूँ कि व्हाट डू यू मीन बाय टर्म इकोनॉमिक्स, तो आप आंसर मुझे देंगे कि स्टडी ऑफ मनी इज नोन एज इकोनॉमिक्स, राइट. इकोनॉमिक्स वर्ड एक ग्रीक लैंग्वेज के वर्ड से लिया है. द वर्ड इकोनॉमिक्स इज टेकन फ्रॉम ग्रीक वर्ड दैट ग्रीक वर्ड इज ओइकोनॉमिया. And oikonomia means household. इन टोटल अगर हम लोग देखें तो इकोनॉमिक्स एक टर्म है जो किससे रिलेटेड है, हाउसहोल्ड से. द टर्म इकोनॉमिक्स, द इंग्लिश वर्ड इकोनॉमिक्स इज टेकन फ्रॉम ग्रीक लैंग्वेज वर्ड ओइकोनॉमिया. अब ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि वर्ड इकोनॉमिक्स इज एसोसिएटेड विद विच ग्रीक वर्ड, ओइकोनॉमिया, एइकोनॉमिया, पोइकोनॉमिया, ऐसे आपको वो 4 ऑप्शंस देंगे. तो इट स्टार्ट्स विथ ओ, ओइकोनॉमिया. ओइकोनॉमिया का मतलब होता है हाउसहोल्ड. हाउसहोल्ड का मतलब घरेलू व्यक्ति, जिनका आपको पता है जो अपनी गृहस्थी चला रहे हैं, हम घरों में रहते हैं, पैसा कमाना हमारे जीवन का बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है. तो ऐसे पर्सन जो अपने आप को एंगेज करते हैं मनी में, ऐसे लोगों को बोला जाता है हाउसहोल्ड. वहीं आप लोगों को पता होगा कि साधु सन्यासी तो पैसे की मोह माया त्याग चुके हैं, उन लोगों को बोला जाता है नॉन हाउसहोल्ड. तो इकोनॉमिक्स बेसिकली आपको पता है स्टडी ऑफ मनी है, और मनी अपना कंसर्न रखता है हाउसहोल्ड के साथ. नॉन हाउसहोल्ड दैट इज साधु सन्यासियों को उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है पैसे का. तो ये आप लोगों को बताना है कि इकोनॉमिक्स अल्टीमेटली एक ऐसा सब्जेक्ट है जो अपना कंसर्न रखता है हाउसहोल्ड के साथ. तो अभी हम लोगों ने जो लर्न किया है, जो मैंने आपको बताया, द टर्म इको मीन्स मनी, नॉमिक्स मीन्स स्टडी. In very simple terms, study of money is known as economics. The word economics is taken from which language word? Greek word. Which is this Greek word? Oikonomia. And oikonomia means household. तो ये हमने इकोनॉमिक्स का बिल्कुल बेसिक जो इकोनॉमिक्स का स्ट्रक्चर है वो देखा. अब इसी के बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि व्हाट इज द फंडामेंटल प्रेमाइस ऑफ इकोनॉमिक्स. व्हेन वी टॉक अबाउट फंडामेंटल प्रीमाइस ऑफ इकोनॉमिक्स. प्रीमाइस का मतलब बेस, किस बेस पर इकोनॉमिक्स का पूरा स्ट्रक्चर बिल्डअप हुआ है. तो इकोनॉमिक्स का अगर आप लोगों को कोई पूछता है कि नींव का पत्थर क्या है, तो इकोनॉमिक्स का अगर आप फंडामेंटल प्रीमाइस या बेस कोई आपसे पूछे
तो आप सीधा सा आंसर देंगे स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेस इज फंडामेंटल प्रीमाइस ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स का जो फंडामेंटल बेस है वो है स्कैर्सिटी, और वो भी किसकी, रिसोर्सेस की। जो रिसोर्सेस हमारे पास अवेलेबल है, मैन मेड रिसोर्सेस हम लोग ले रहे हैं, इसमें नेचुरल रिसोर्सेस को लेके चल रहे हैं, फिजिकल रिसोर्सेस को लेके चल रहे हैं, तो जो रिसोर्सेस हमारे पास अवेलेबल है वो स्कैर्स हैं, उनकी कमी कहीं ना कहीं हम लोगों को फेस करनी है। तो वो जो हमारे पास रिसोर्सेस या संसाधन अवेलेबल हैं उनकी कमी है, उनकी स्कैर्सिटी है, उसी आपको बताना है। देखें प्रीमाइस पर इकोनॉमिक्स का पूरा स्ट्रक्चर बिल्डअप होता है। तो इकोनॉमिक्स का जब भी कोई हमसे पूछता है कि फंडामेंटल बेस या स्ट्रक्चर क्या है, इट इज स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेस। एंड व्हाट इज स्कैर्सिटी? स्कैर्सिटी इज अ सिचुएशन, scarcity is a situation when available resources fall short of their requirement. जब आपके पास जो अवेलेबल रिसोर्सेस है वो अगर आपकी रिक्वायरमेंट से कम है, इस सिचुएशन को बोला जाता है स्कैर्सिटी। तो स्कैर्सिटी एक सिचुएशन होती है जहाँ पर रिसोर्सेस रिक्वायरमेंट से कम होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी इंस्टीट्यूट में अगर आपको 40,000 रुपीज़ फीस का डिपॉजिट करना है और आपके पास आज अवेलेबल 30,000 है, तो आपकी रिक्वायरमेंट 40,000 की है बट अवेलेबल रिसोर्सेस उससे कम है, 30,000 ही अवेलेबल है, तो 10,000 की जो कमी हो रही है उस सिचुएशन को बोला जाता है स्कैर्सिटी। तो जब भी हमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, अगर पुट ऑन होता है कि व्हाट इज द फंडामेंटल बेस या प्रीमाइस ऑफ इकोनॉमिक्स, तो हम आंसर देंगे इट इज स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज। एंड स्कैर्सिटी इज अ सिचुएशन व्हेन अवेलेबल रिसोर्सेज फॉल शॉर्ट ऑफ देयर रिक्वायरमेंट। तो ये हम लोगों ने इकोनॉमिक्स का बिल्कुल फंडामेंटल टॉपिक देखा। इसी टॉपिक को अगर हम कैरी ऑन करें तो एक प्रॉब्लम आती है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम। अभी हम उसको डिस्कस करते हैं, बट पहले इतना पार्ट आप लोग नोट डाउन करें, उस टॉपिक को हम इसके बाद लेते हैं। बेस्ड ऑन स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक कवर अप कर रहे हैं कि व्हाट इज बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम, कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या होती है। बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम ध्यान से सुनिएगा। बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज से ही रिलेटेड है। बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम होती है प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। हमको चॉइस करनी पड़ती है, कुछ चीज़ें हमारे पास ऑल्टरनेट्स अवेलेबल है, बेस्ट वन को चूज करो, उसी के साथ जाओ। चॉइस मेकिंग का प्रॉब्लम होता है बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम। तो व्हाट इज बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम? बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, एंड प्रॉब्लम ऑफ चॉइस अराइजेस बिकॉज ऑफ 3 इंटर रिलेटेड फैक्ट्स। चॉइस मेकिंग हमको क्यों करना है, क्यों मुझे सारी चीज़ें एक साथ नहीं मिल रही है, क्यों ये वो सब नहीं मिलेगा, कोई एक चीज़ आपको चूज करना पड़ रहा है। इसके लिए 3 इंटर रिलेटेड फैक्ट्स होते हैं। वो फर्स्ट फैक्ट होता है अनलिमिटेड एंड्स। अनलिमिटेड एंड्स का मतलब अनलिमिटेड वांट्स। ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड। बीइंग अ ह्यूमन बीइंग, मेरी वांट्स लिमिटेड नहीं है। मुझे लाइफ में ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, वो रिक्वायरमेंट पूरी होगी, कुछ और चाहिए। आज आप लोग डिमांड कर रहे हो अपनी मम्मी से कि मम्मी मुझे एक बैग ला के दें। जैसे ही बैग मिलेगा अब तो मुझे एक नया आउटफिट भी चाहिए, मुझे नए शूज़ भी चाहिए। मतलब किसी भी टाइम पे जब तक आप एक हाउस होल्ड हो आपकी वांट्स नहीं रुकेंगी। और कंटिन्यूटी में हमारी ये साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है कि ह्यूमन वांट्स क्रिएट होती जाती है। तो ह्यूमन वांट्स बेसिकली क्या होती है? अनलिमिटेड। आज मेरी इच्छा हो रही है कि एक पूरे शॉपिंग मॉल को उठा के मैं अपने घर में लेके आ जाऊं, तो इच्छा होने से कुछ नहीं होता है। जो मीन्स मेरे पास, जो रिसोर्सेज टू बाय दैट पर्टिकुलर थिंग जो मेरे पास अवेलेबल है वो क्या है? लिमिटेड है। तो
अनलिमिटेड मेरी एंड से, एंड्स का मतलब होता है वॉन्ट्स, ह्यूमन वॉन्ट्स होती है अनलिमिटेड, बट मीन्स रिक्वायर्ड टू सेटिस्फाई दोज ह्यूमन वॉन्ट्स आर लिमिटेड, उनको बोला जाता है स्कैर्स मीन्स। स्कैर्स मीन्स का मतलब वही स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज का प्रॉब्लम आ गया। देखें, स्कैर्स मीन्स मतलब ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड है बट मीन्स रिक्वायर्ड टू सेटिस्फाई दोज ह्यूमन वांट्स आर लिमिटेड। पैसा जो हमारे पास अवेलेबल है हमारी लाइफ में वो क्या है, लिमिटेड। इच्छा होती है सब कुछ लेने की लेकिन सब नहीं ले सकते क्योंकि जो पैसा अवेलेबल है वो हमारे पास क्या है, लिमिटेड। और उस मीन्स का भी तीसरी बात होती है ऑल्टरनेटिव यूजेस। मीन्स आर बीइंग कैपेबल टू पुट इनटू ऑल्टरनेटिव यूजेस। मीन्स को हम कैसे पुट ऑन कर सकते हैं ऑल्टरनेटिव यूजेस में। अब ऑल्टरनेटिव यूजेस का क्या मतलब होता है, अगर मैं आपको बोलूं कि आपके पास एक 10 रुपए का नोट है, अगर मैंने आपको 10 रुपए का नोट दिया तो आपके पास काफ़ी सारे ऑल्टरनेट्स हैं जिनको आप जिनमें जा सकते हैं। या तो आप उससे कॉपी खरीद सकते हो, पेन खरीद सकते हो, समोसा, आइसक्रीम, आप कुछ भी ले सकते हैं। तो आपके पास उस पैसे को खर्च करने का कोई एक रास्ता नहीं है। वी आर हैविंग ऑल्टरनेट ऑप्शंस ओवर देयर। तो ये ऑल्टरनेटिव यूजेस जो मीन्स होते हैं, जो अवेलेबल इनकम है, उसका हमारे पास क्या है, ऑल्टरनेटिव यूज। इसी के कारण हमको बेस्ट को चूज करना पड़ता है कि उस टाइम की क्या रिक्वायरमेंट है, उस वांट को हम पूरा कर सकते हैं। तो बेसिकली इस प्रॉब्लम को बोला जाता है प्रॉब्लम ऑफ चॉइस मेकिंग। तो इकोनॉमिक्स में जब भी आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम, तो आप आंसर करेंगे कि इट इज प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। Why problem of choice arise? It arises due to how many interrelated facts? 3. That is unlimited ends or unlimited wants. Scarce means that is your limited income, and means are capable to being put into alternative uses. So 3 interrelated facts हमारे क्या हो जाते हैं, unlimited wants, scarce means and alternative uses. अब बहुत ध्यान से सुनिएगा, जब एक इंडिविजुअल के साथ, बीइंग एन इंडिविजुअल, अगर मैं ये बोलती हूँ कि मेरे पास स्कैरसिटी का प्रॉब्लम है, तो एक इंडिविजुअल के लिए स्कैरसिटी का प्रॉब्लम कहलाता है इकोनॉमिक प्रॉब्लम। लेकिन ये प्रॉब्लम बताएं सिर्फ मेरे साथ है या आपके साथ भी है, तो आप भी कहीं ना कहीं ये देखेंगे कि बीइंग अ स्टूडेंट मेरे पास भी कोई इनकम, मेरे मम्मी पापा के पास अनलिमिटेड नहीं है, हमारे पास भी पैसा लिमिटेड है। तो आज अगर मैं बात करूं, आप लोगों की बात करूं, पूरी इकोनॉमी की बात करूं, तो ये प्रॉब्लम जो स्कैरसिटी का, ये एक के साथ नहीं है, इट इज कॉमन टू एवरी इंडिविजुअल इन द इकोनॉमी एंड इकोनॉमी एज अ होल। बेसिकली अगर हम लोग ये देखें तो ये प्रॉब्लम कॉमन है हर इकोनॉमिक स्ट्रक्चर के साथ, भले ही वो कैपिटलिस्ट है, सोशलिस्ट है या मिक्स्ड है। तो जब हम ये बोलते हैं कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम कॉमन टू एवरी इकोनॉमिक सिस्टम है, तब इसको बोला जाता है सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। क्या बोलेंगे हम लोग, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। तो एक पर्सन के साथ स्कैरसिटी का प्रॉब्लम क्या होता है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम, और वहीं वर्ल्ड वाइड अगर आप लोग लेते हो स्कैरसिटी का प्रॉब्लम तो उसको बोलेंगे सेंट्रल प्रॉब्लम। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा है बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम, दैट इज प्रॉब्लम ऑफ चॉइस मेकिंग। अब इस टॉपिक को आप ध्यान से इस टॉपिक को लिख लें, फिर इसके आगे हम लोग बेसिक इकोनॉमिक अजम्पशंस को डिस्कस करते हैं। नाउ वी विल डिस्कस बेसिक इकोनॉमिक अजम्पशंस। अब देखिए हम लोग जो पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स में, हमने ये देखा कि प्रॉब्लम ऑफ चॉइस होती है बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम। सेंट्रल प्रॉब्लम क्या होता है, हमने देखा कि जब पूरी सारी इकोनॉमीज में इकोनॉमिक प्रॉब्लम हम देख रहे हैं स्कैरसिटी का कॉमन है, उस लेवल पे उसको बोलते हैं सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम। सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम अभी हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस। अभी हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे बेसिक अजम्पशंस ऑफ इकोनॉमिक्स। अजम्पशंस का मतलब होता है प्रिजम्पशंस, मतलब इकोनॉमिक्स में कुछ चीज़ें हम लोगों को मान के चलना है तो ही इकोनॉमिक्स के लॉ एप्लीकेबल होंगे, अदरवाइज वो इकोनॉमिक्स के लॉ एप्लीकेबल नहीं होंगे। तो इकोनॉमिक्स अगर कुछ अजम्पशंस या प्रिजम्पशंस पे बेस्ड है तो इकोनॉमिक्स के लॉ हो जाते हैं हाइपोथेटिकल और कंडीशनल। हम उसी चीज़ को डिस्कस करेंगे कि इकोनॉमिक्स किन मान्यताओं पर आधारित है। तो वो मान्यताएं, अजम्पशंस, प्रिजम्पशंस दो होती है इकोनॉमिक्स में। नाउ वी विल डिस्कस बेसिक अजम्पशंस ऑफ इकोनॉमिक्स। बेसिक इकोनॉमिक assumptions। इकोनॉमिक्स में 2 assumptions होते हैं। फर्स्ट इज ceteris paribus,
दिस इज लैटिन फेज। इंग्लिश में इसको बोला जाता है अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट और सेम। सेटेरिस पैरिबस का मतलब अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट और अदर थिंग्स रिमेनिंग सेम। और सेकेंड अजम्पशन जो आप इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे, अजम्पशन ऑफ रैशनैलिटी। इकोनॉमिक्स का फर्स्ट अजम्पशन है सेटेरिस पैरिबस। सेटेरिस पैरिबस का मतलब अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट और अदर थिंग्स रिमेनिंग सेम। इट मीन्स ऑल अदर फैक्टर्स एक्सेप्ट वन विच वी माइट बी स्टडिंग रिमेन्स कांस्टेंट और सेम। इकोनॉमिक्स में एक अजम्पशन होता है कि एक लॉ को अगर बहुत सारे फैक्टर्स अफेक्ट कर रहे हैं तो फर्स्ट फैक्टर जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं वो या तो बढ़ेगा या कम होगा, मतलब वो फैक्टर तो होगा वेरिएबल, और ऑल अदर फैक्टर जो उसको अफेक्ट कर रहे हैं उनको हमको क्या मानना पड़ेगा, कांस्टेंट या सेम। तो ही इकोनॉमिक्स के लॉ एप्लीकेबल होते हैं, अदरवाइज इकोनॉमिक्स के लॉ एप्लीकेबल नहीं होंगे। तो अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट का मतलब ऑल अदर फैक्टर्स except one which we might be studying remains constant or same। For example, एक लॉ आप लोगों ने सुना होगा, लॉ ऑफ डिमांड। Law of demand states that ceteris paribus means other things remaining constant. When price rises, quantity demanded falls, and when price falls, quantity demanded rises. Law of demand बोलता है कि other things के constant होने पर जब एक प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ता है तो एज ए रिजल्ट उसकी क्वांटिटी डिमांडेड कम होगी, और प्राइस कम तो क्वांटिटी डिमांडेड क्या होगा, ज़्यादा। जब आपका एक प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ता है तो हमें पता है कि परचेजिंग पावर हमारी इनकम का क्या हो जाता है, कम। एज ए रिजल्ट हम प्राइस बढ़ने पर डिमांड क्या करेंगे, कम, और प्राइस के कम होने से हमारी इनकम का परचेजिंग पावर बढ़ जाएगा तो हम डिमांड करेंगे ज़्यादा। तो प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के इनवर्स रिलेशन, अपोजिट रिलेशन, नेगेटिव रिलेशन को शो करता है एक लॉ जिसको बोलते हैं लॉ ऑफ डिमांड। अब डिमांड को आपको पता है, अभी ध्यान से सुनना, काफ़ी सारे फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, बट अभी हम 4 फैक्टर्स को डिस्कस करेंगे जो डिमांड को अफेक्ट करते हैं। फर्स्ट फैक्टर इज प्राइस ऑफ कमोडिटी। कुछ अदर फैक्टर्स होते हैं जो डिमांड को अफेक्ट करते हैं, जैसे कि आपको पता होगा प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, और अगर नहीं भी पता है तो हम यूनिट 2 जब डिमांड पढ़ेंगे तब हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो देयर आर सो मैनी डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। फर्स्ट वन इज प्राइस ऑफ कमोडिटी। नेक्स्ट एलिमेंट ऑफ अफेक्टिंग डिमांड इज प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी। Income of consumer also affect demand. Taste and preferences of consumer also affect demand, and there are so many other related factors which affect demand. तो जब हम ये बोलते हैं प्राइस ज़्यादा डिमांड कम, प्राइस कम डिमांड ज़्यादा, तो ये बाकी के सारे फैक्टर्स को क्या मानना पड़ेगा, कांस्टेंट या सेम। तो ही हमारा लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल होगा, अदरवाइज लॉ ऑफ डिमांड हो जाएगा फेल। लॉ ऑफ डिमांड तब ऑपरेट करेगा जब प्राइस ज़्यादा होगा और डिमांड कम होगी। ऐसा तब होगा जब अदर फैक्टर्स क्या रहेंगे, कांस्टेंट। फॉर एग्जांपल, आप ध्यान से सुनिएगा, प्राइस बढ़ने पर मुझे डिमांड करना है कम, लेकिन अगर प्राइस बढ़ने के साथ साथ थर्ड फैक्टर जो होता है इनकम ऑफ कंज्यूमर, अगर प्राइस प्रोडक्ट का बढ़ा, मुझे डिमांड कम करना है, लेकिन प्राइस बढ़ने के साथ मेरी इनकम भी बढ़ गई, तो अब आप मुझे ये बताओ परचेजिंग पावर तो कहीं कम नहीं हुआ, तो मैं एज अ रिजल्ट डिमांड कम नहीं करूंगी क्योंकि प्राइस बढ़ने के साथ मेरी इनकम भी बढ़ी है। तो अदर फैक्टर मतलब इनकम जहां पर चेंज हुई, ये लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल नहीं हुआ। तो इसका ये मतलब निकलता है कि एक फैक्टर जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं दैट इज प्राइस यहाँ पर, तो उसके अलावा ये फैक्टर तो रहेगा वेरिएबल, और बाकी के सारे फैक्टर्स जो डिमांड को अफेक्ट कर रहे हैं वो हो जाएंगे कांस्टेंट या फिक्स, तो ही ये लॉ एप्लीकेबल होगा, अदरवाइज नहीं। तो एक फैक्टर जो हम स्टडी करें वो तो वेरिएबल होना चाहिए, कीपिंग ऑल अदर फैक्टर्स अफेक्टिंग दैट पर्टिकुलर थिंग रिमेन्स कांस्टेंट और सेम।
This is what we call ceteris paribus or other things remaining constant or other things remaining same. ये फर्स्ट इकोनॉमिक्स का assumption है, that is ceteris paribus. Now we will discuss second assumption of economics, that is assumption of rationality. Rationality को बोला जाता है विवेकशीलता. एवरी पर्सन जो साउंड जजमेंट पास ऑन कर सकता है, एक पर्सन को अगर सोचने समझने की क्षमता है तब आप बोलोगे कि ये पर्सन एक रैशनल पर्सन है, रैशनल जजमेंट फॉर्म कर सकता है. तो रैशनल का मतलब होता है विवेकशील व्यक्ति जो सोचने समझने की क्षमता रखता है. रैशनैलिटी को अगर मैं इकोनॉमिक्स के वर्ड में आप लोगों को बताऊं, आपके मॉड्यूल में क्वेश्चंस में आप ये वाली लाइन देखेंगे. रैशनैलिटी का मतलब होता है वंस चॉइसेस should be consistent with one's goals. किसी भी पर्सन की चॉइस उसके गोल के साथ कंसिस्टेंट का मतलब होता है मैच करती हुई होनी चाहिए. मतलब जब आपको जो रिक्वायर्ड है अगर आप वही चीज़ खरीदते हैं तो ऐसे पर्सन को बोला जाता है रैशनल पर्सन. मतलब जब जो रिक्वायर्ड है आप वही चीज़ लो. एंड एवरीवन हियर, आप लोगों से अगर मैं पूछूं कि आप कोई भी जगह पैसा इन्वेस्ट करते हो तो वर्स्ट लेना चाहोगे या बेस्ट, तो आप मुझे ये बोलोगे कि मैम अगर हम कहीं पे फ्री डिपॉजिट कर रहे हैं तो वहाँ से हमको बेस्ट से बेस्ट मिलना चाहिए, हम पैसा बर्बाद नहीं कर सकते हैं. तो ऐसे पर्सन को बोला जाता है कि ये रैशनल जजमेंट फॉर्म कर सकते हैं. ऐसे पर्सन्स को बोला जाता है रैशनल, जो किसी भी सिचुएशन से बेस्ट लेना चाहे, इस तरीके से पैसा खर्च करना है आप लोगों को कि उससे आपको मिलनी चाहिए मैक्सिमम मार्जिनल यूटिलिटी. इसी चीज़ को बोला जाता है रैशनैलिटी. तो वंस चॉइसेस शुड बी कंसिस्टेंट विथ वंस गोल्स. अगर मैं इसके लिए आपको एक एग्जांपल लेना चाहूँ तो 10 रुपए का नोट अगर आपको मैंने दिया और ये बोला कि आज आप समोसा आलू बड़ा खाओगे या फिर कॉपी पेन खरीदोगे, तो अगर आप ये बताएं कि आज आपकी सिचुएशन ऐसी है कि मम्मी ने आपको हैवी ब्रेकफास्ट दे के घर से भेजा है, हैवी ब्रेकफास्ट के बाद अगर मैं आपको आते से ही क्लास में क्वेश्चन करूं कि समोसा आलू बड़ा या कॉपी और पेन, तो आप सीधे से मुझे आंसर दोगे कि मैम हम तो कॉपी पेन खरीदेंगे, क्योंकि आपने जो चॉइस किया है आपका उस टाइम का गोल क्या था, पढ़ाई करना, उसके साथ कंसिस्टेंट है. आप एक रैशनल पर्सन और इकोनॉमिक्स के परव्यू में आप आते हो. वहीं आप मुझे बताएं कि किसी दिन अगर आपकी मम्मी ने आपको बहुत डांटा कि तुम तो निकम्मे हो, निकल जाओ, कोई खाना पीना नहीं मिलेगा और जाके अपने टीचर्स का सिर खाओ, तो बिना कुछ खाए पिए अगर आप इंस्टीट्यूट में आते हैं और मैंने आपको 10 रुपए का नोट दे के पूछा कि अब आप समोसा आलू बड़ा खाओगे या कॉपी और पेन, तो आप मुझे सीधा सा आंसर क्या करेंगे कि मैम आज तो खाना पीना ज़रूरी है, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ कि मैं भूखा रहूँगा तो वैसे ही मर जाऊँगा, तब पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं है. तो आपने मुझे सीधा सा आंसर दिया कि मैम आज मैं कुछ भी नहीं खा के आया हूँ, तो कॉपी पेन लेने से ज़्यादा बेटर मेरे लिए डिसीजन मेकिंग क्या बनती है कि आज मैं समोसा या आलू बड़ा खाऊं. तो ये पर्सन जो चॉइस कर रहा है, आपने जो चॉइस मेकिंग किया वो आपके गोल मतलब उस टाइम के ऑब्जेक्ट या उद्देश्य के साथ कंसिस्टेंट मतलब मैच करता हुआ है, आप एक रैशनल पर्सन हो. और इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो अपना कंसर्न रखता है रैशनल लोगों के साथ, जो लोग सोचने समझने की क्षमता रखते हैं उनके साथ. इसी चीज़ को बोला जाता है रैशनैलिटी. इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट एवरीवन tries to get best out of given things. कहीं पर भी आप लोगों को जब चीज़ें मिल रही है तो आप वहाँ पर बेस्ट से बेस्ट लेने की कोशिश करोगे. इसी चीज़ को बोला जाता है अजम्पशन ऑफ रैशनैलिटी. पैसा ऐसे खर्च करो कि उससे आपको मिलनी चाहिए मार्जिनल यूटिलिटी, आप उसको मैक्सिमाइज करो तब जाके पैसा खर्च करो. इसी चीज़ को बोला जाता है रैशनैलिटी. इकोनॉमिक्स और लॉ में आप लोग पढ़ेंगे 3 कैटेगरी के लोग होते हैं इररेशनल्स, जो इकोनॉमिक्स और लॉ के परव्यू में नहीं आते हैं. तो इररेशनल कैटेगरीज पर इकोनॉमिक्स एप्लीकेबल नहीं होगा और लॉ भी आप पढ़ेंगे इररेशनल कैटेगरीज पर एप्लीकेबल नहीं होगा. इररेशनल्स देखें 3 टाइप के होते हैं, इडियट्स, ल्यूनेटिक्स एंड ड्रंकन्स. व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट इडियट्स, इडियट का मतलब होता है जन्मजात मूर्ख, पैदाइशी पागल. एक व्यक्ति जो पैदा भी पागल हुआ था और मरते दम तक पागल का पागल ही रहेगा,
ऐसे पर्सन को बोला जाता है इडियट। अब अगर बताओ कोई इडियट पर्सन है, उसको मैंने ये बोला कि प्राइस बढ़ गया, आप डिमांड कम करो, तो वो मुझे ये बोलेगा कि मेरी मर्जी, मेरा पैसा है, मैं कैसे भी खर्च करूं। उसको समझाने का मुझे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो मेरी बातों को नहीं समझ पाएगा। ऐसे लोगों को बोला जाता है इडियट्स। ठीक है, इडियट्स का मतलब कंप्लीटली जो अपने सेंसेस को लॉस्ट कर चुके हैं। वहीं अगर हम बात करते हैं ल्यूनेटिक्स की, तो कुछ लोग ओकेजनली साउंड माइंड के होते हैं, बट कभी कभार वो हो जाते हैं अनसाउंड माइंड के। ऐसे लोगों को जो आधे पागलपन, मतलब कुछ लोगों को पागलपन का दौरा कभी आ सकता है। ये तो आपके जैसे, मेरे जैसे किसी भी पर्सन के साथ हो सकता है। आज अगर मैं अपनी फैमिली से किसी मेंटल स्ट्रेन में आई हूँ और अगर आपने मुझसे क्वेश्चन पूछा और मैंने आपको डांट दिया, तो ऐसा हमेशा नहीं होता है कि आप मुझसे क्वेश्चन पूछते और मैं आपको डांटना या मारना स्टार्ट करती हूँ। कभी कभार ऐसे हो सकता है कि लाइक कोई फैमिली प्रॉब्लम है, तो वो मैंने आके यहाँ पर रिवील कर दिया, तो ये उस टाइम पे वो पर्सन आ जाएगा मेंटल असाइलम में। तब उसके ऊपर इकोनॉमिक्स एप्लीकेबल नहीं होगा। ल्यूनेटिक्स का मतलब होता है आधे पागल। एक पर्सन बताए, अगर आप लोग गए थे वैलेंटाइन डे मनाने और मनाकर लौटे रक्षाबंधन, तो आज हमारा दिमाग ठिकाने पर नहीं है ना। तो कभी कभार हमारे साथ जब ऐसा हो जाता है और फिर अगर कोई पास वाला बच्चा आपको बोलता है बैग इधर से हटा, मैं रखूंगा, तो आप क्या बोलोगे कि आज मेरा दिमाग नहीं सटकाना, ठीक है, अदरवाइज मैं तुम्हारी पिटाई कर दूंगा। तो ऐसे लोगों को बोला जाता है ल्यूनेटिक्स। ल्यूनेटिक्स का मतलब होता है आधे पागल। इन पर भी इकोनॉमिक्स एप्लीकेबल नहीं होगा। एंड लास्ट कैटेगरी होती है ड्रंकन्स। ड्रंकन्स जिन्होंने हार्ड ड्रिंक लिया हुआ है, शराबी व्यक्ति बोल सकते हो आप, ठीक है, जिसने वाइन विस्की पिया हुआ है, बेवड़ा। आप ये देखें, एक लॉ आपने सुना होगा, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ये लॉ बोलता है कि हम जैसे जैसे खाना कंज्यूम करते हैं, हमारी भूख जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो लगातार क्या होती जाती है, कम। लेकिन एक पर्सन जो ड्रिंक किया हुआ है, वहाँ पर जैसे जैसे वो पीता जाएगा उसकी भूख लगातार बढ़ती जाएगी। मतलब दिस इज ऑल्सो द केस वेयर लॉज ऑफ इकोनॉमिक्स आर नॉट एप्लीकेबल। तो इकोनॉमिक्स के लॉ ये 3 कैटेगरी के इरेशनल्स पर एप्लीकेबल नहीं होंगे। तो इकोनॉमिक्स अगर हम लोग देखें तो इन टोटल किससे रिलेटेड है, ऐसे लोगों से रिलेटेड है जो रैशनल्स हैं। तो इकोनॉमिक्स के हमने 2 अजम्पशन देखे हैं। एक तो इकोनॉमिक्स में आपने देखा सेटेरिस पैरिबस, अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, और सेकेंड अजम्पशन है रैशनैलिटी का। तो ये 2 कंडीशंस फुलफिल होती है तो ही इकोनॉमिक्स के लॉ एप्लीकेबल होंगे, अदरवाइज नॉट। सो वी कैन से दैट इकोनॉमिक्स के लॉ कभी भी एब्सोल्यूट नहीं होते हैं, परफेक्ट नहीं होते हैं। इकोनॉमिक्स के लॉ होते हैं कंडीशनल। इन 2 कंडीशंस के पूरे होने पर ही इकोनॉमिक्स के लॉ एप्लीकेबल होंगे, अदरवाइज इकोनॉमिक्स के लॉ एप्लीकेबल नहीं होंगे। तो लॉज ऑफ इकोनॉमिक्स इन 2 अजम्पशंस के थ्रू हम बोल सकते हैं कि इकोनॉमिक्स के लॉ हो जाते हैं हाइपोथेटिकल, दैट इज इमेजिनरी, एंड कंडीशनल। तो ये हम लोगों ने आज जो टॉपिक अभी डिस्कस किया है, ये है बेसिक इकोनॉमिक अजम्पशंस। अब मैं आपको 2 मिनट्स का टाइम दे रही हूँ, ये टॉपिक आप पहले नोट डाउन कर लें। अब हम डिस्कस करेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक, इकोनॉमिक लॉज। इकोनॉमिक लॉज आप लोगों ने कभी सुने होंगे, लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, दीज ऑल आर रिगार्डेड एज लॉज ऑफ इकोनॉमिक्स। तो अब हम जो अपना टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो है इकोनॉमिक लॉज। इकोनॉमिक लॉज जो टॉपिक दिया है, ये दिया है एक न्यू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ने, जिनका नाम है प्रोफेसर एल्फ्रेड मार्शल। Laws of economics are propounded by Professor Alfred Marshall। ये एक ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट है और वो भी न्यू क्लासिकल पीरियड को बिलोंग करते हैं, इसीलिए इनको बोला जाता है ब्रिटिश न्यू क्लासिस, दैट इज ब्रिटिश न्यू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट। इकोनॉमिक्स के 3 पीरियड्स आज तक हुए हैं। सबसे पुराना टाइम जो हुआ करता था एडम स्मिथ का, जिनको बोला जाता है फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स। 1776 में उन्होंने अपनी एक बुक लिखी थी, नेचर एंड कॉजेस ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन।
वो वाला जो टाइम इकोनॉमिक्स का, एडम स्मिथ वाला जो टाइम था, वो हुआ करता था क्लासिकल पीरियड, सबसे पुराना पीरियड। आज जो इकोनॉमिक्स का पीरियड चल रहा है इसको बोला जाता है मॉडर्न पीरियड। मॉडर्न पीरियड चल रहा है ये इकोनॉमिक्स का। क्लासिकल के बाद और मॉडर्न के पहले ये जो बीच का टाइम पीरियड इकोनॉमिक्स में हुआ करता था इसको बोलते थे न्यो क्लासिकल पीरियड। तो क्लासिकल पीरियड, देन न्यो क्लासिकल पीरियड, एंड अभी जो चल रहा है वो कौन सा पीरियड चल रहा है? मॉडर्न। तो वो जो बीच का टाइम हुआ करता था इकोनॉमिक्स का, वहाँ के ये ऑथर है, ब्रिटेन को बिलोंग करते हैं, इसीलिए एल्फ्रेड मार्शल एक ब्रिटिश न्यो क्लासिस्ट कहलाते हैं। इन्होंने ही इकोनॉमिक्स के लॉ के बारे में बताया था। इकोनॉमिक्स के लॉ मैंने आपको बताया, लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई, DMU एटसेट्रा। इकोनॉमिक्स के लॉ क्या होते हैं, ध्यान से सुनिएगा। रूल्स एंड रेगुलेशंस governing economics are known as economic laws। हर वो रूल और रेगुलेशन जो इकोनॉमिक्स को गवर्न करेगा, जैसे मैंने बताया लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई, इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस, हर वो रूल और रेगुलेशन जो इकोनॉमिक्स को गवर्न करता है उसको बोला जाता है इकोनॉमिक लॉ। इकोनॉमिक लॉज प्रपाउंड किए हैं प्रोफेसर एल्फ्रेड मार्शल ने। इकोनॉमिक लॉज के अगर हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स देखें तो इकोनॉमिक लॉज के 3 फीचर्स होते हैं। लॉज ऑफ इकोनॉमिक्स आर हाइपोथेटिकल एंड कंडीशनल। इकोनॉमिक्स के लॉ हाइपोथेटिकल है, मतलब इमेजिनरी है, कल्पनाओं पर आधारित है, इसीलिए इनको बोला जाता है हाइपोथेटिकल, दैट इज इमेजिनरी। कंडीशनल का मतलब अभी हम लोगों ने लास्ट टॉपिक में समझा था कि इकोनॉमिक्स के लॉ 2 अजम्पशंस पे बेस्ड होते हैं कि अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट भी होना चाहिए और रैशनैलिटी भी पर्सन में होनी चाहिए, तो ही इकोनॉमिक्स के लॉ एप्लीकेबल होंगे, अदरवाइज ये एप्लीकेबल नहीं होंगे। सो लॉज ऑफ इकोनॉमिक्स आर प्रूवन गुड ओनली इन गिवन कंडीशंस, सो दे आर कंडीशनल, दे आर नॉट अनकंडीशनल और एब्सोल्यूट लॉ। तो इकोनॉमिक्स के लॉ गिवन कंडीशंस में ही सेटिस्फाई हो रहे हैं, अदरवाइज वो फेल हो जाएंगे। इसी बेस पर हम बोल सकते हैं कि इकोनॉमिक्स के लॉ होते हैं हाइपोथेटिकल एंड कंडीशनल। सेकेंड फीचर अगर हम लोग इकोनॉमिक्स के लॉ का देखें तो सेकेंड फीचर होता है कि इकोनॉमिक्स के लॉ होते हैं आर ट्रीटेड एज स्टेटमेंट ऑफ इकोनॉमिक टेंडेंसीज। लॉज ऑफ इकोनॉमिक्स आर स्टेटमेंट्स ऑफ इकोनॉमिक टेंडेंसीज। इन सिंपल वर्ड्स आप बोल सकते हो कि लॉज ऑफ इकोनॉमिक्स आर नॉट एग्जैक्ट, दे आर इनएग्जैक्ट। वाई इनएग्जैक्ट? ध्यान से सुनिएगा। फिजिकल साइंसेस के लॉ अगर हम लोग देखें, लाइक लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, कोई भी चीज़ आपने ऊपर से फेंका तो वो हमेशा नीचे ही जाएगी। आप अगर कोई चीज़ ऊपर से फेंकोगे अमेरिका में तो वो नीचे आई, ब्रिटेन में भी ऐसा ही हुआ। इंडिया में आपने किसी को ऊपर से फेंका तो ऐसा नहीं है कि वो हवा में उड़ने लगेगा, वो भी नीचे ही आएगा। तो अगर हम फिजिकल साइंसेस के लॉ देखें तो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हमने देखा कि वर्ल्ड वाइड हम कहीं पर भी चले जाएं एग्जैक्टली वो यूनिवर्सली एप्लीकेबल हो रहा है। बट इकोनॉमिक्स के लॉ फिजिकल साइंसेस के लॉ के जैसे एग्जैक्ट नहीं है। रीजन इज ह्यूमन बींग्स, इट इज बेस्ड ऑन ह्यूमन बींग्स, और ह्यूमन बींग्स का जो नेचर है वो हाईली अनसर्टेन है, हाईली वेरिएबल है। हमको खुद को नहीं पता है कि आने वाली सिचुएशन में हम कैसे एक्ट और रिएक्ट करेंगे। तो हमसे जुड़े हुए लॉ, ह्यूमन बींग से रिलेटेड जो लॉज होंगे वो फिजिकल साइंसेस के लॉ के जैसे एग्जैक्ट नहीं होंगे, वो होंगे लेस एग्जैक्ट, और लेस एग्जैक्ट होने को ही बोला जाता है स्टेटमेंट ऑफ इकोनॉमिक टेंडेंसीज। इसके लिए अगर मैं आप लोगों को एक फ्रेज बताऊं तो बारबरा वोटन नाम की एक इकोनॉमिस्ट है, उन्होंने बोला है, बारबरा वोटन, when 6 economists gathers, there arises 7 opinions.
मतलब जहाँ पर 6 इकोनॉमिस्ट मिलते हैं, नंबर ऑफ ओपिनियन कितने आ जाते हैं? 7। बोलने का मतलब कि इकोनॉमिक्स के लॉ जब 6 लोग बैठे हैं तो 7 बातें कर रहे हैं, जबकि एक प्लेस पर अगर आप 6 साइंटिस्ट को बुलाते तो उनका यूनिफॉर्म ओपिनियन होता। इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो ह्यूमन बींग से रिलेटेड है, तो ओपिनियन सेम हो ही नहीं सकता है। मैं अगर पॉपुलेशन पे 6 लोगों को 6 अलग अलग पॉपुलेशन एक टॉपिक देके स्टेटमेंट देने को बोलूँ तो हर कोई अपना अलग अलग स्टेटमेंट देगा। तो इकोनॉमिक्स के लॉ ह्यूमन बींग से रिलेटेड है, और ह्यूमन बींग से रिलेटेड जो लॉज होते हैं वो होते हैं हाईली अनसर्टेन, वेरिएबल हम लोग बोल सकते हैं होते हैं। तो इकोनॉमिक्स के लॉ हो जाएंगे स्टेटमेंट ऑफ इकोनॉमिक टेंडेंसीज, इन अदर वर्ड ये होते हैं लेस एग्जैक्ट एज कंपेयर टू लॉज ऑफ फिजिकल साइंसेस। और थर्ड फीचर अगर हम लोग इकोनॉमिक्स के लॉ का देखें तो इकोनॉमिक्स के लॉ होते हैं रिलेटेड टू टाइम एंड प्लेस। इन अदर वर्ड्स ये टाइम टू टाइम और प्लेस टू प्लेस क्या होते हैं? चेंज। फॉर एग्जाम्पल इंडिया आपको पता है किसी टाइम पे सोने की चिड़िया कहलाता था, तब इकोनॉमिक्स के लॉ अलग थे। उसके बाद आपको पता है लॉज चेंज हुए। अगर हम लोग इकोनॉमिक्स में देखें 1948 में इकोनॉमिक जो हमारी मिक्स्ड इकोनॉमी थी उसने ज़्यादा डोमिनेंस दिया था पब्लिक सेक्टर को, दैट इज़ गवर्नमेंट को। बट 1991 से हमारे यहाँ पे लॉ चेंज हुए और हमने एलपीजी पे ध्यान दिया। व्हाट इज एलपीजी इन इकोनॉमिक्स? इट इज़ लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो हमने ये देखा कि इकोनॉमिक हमारी कंट्री में 1948 से 1991 तक हमने पब्लिक सेक्टर पे इंपॉर्टेंस दिया। 91 से आज तक अगर हम लोग देखें तो लॉ चेंज हो गए, हमने एलपीजी पे ध्यान दिया। और अब अगर हम लोग मोदी सरकार में देखें तो वो सबसे ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं एफडीआई को, दैट इज़ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को। तो आप टाइम टू टाइम देखो तो आपके जो इकोनॉमिक्स के लॉ है वो चेंज हुए हैं। और प्लेस टू प्लेस कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी, हर कंट्री में इकोनॉमिक्स के लॉ चेंज हो रहे हैं। तो लॉज ऑफ इकोनॉमिक्स रिलेटेड होते हैं टाइम और प्लेस से, दैट इज टाइम टू टाइम और प्लेस टू प्लेस चेंज होते हैं। तो हमने इकोनॉमिक्स के लॉ के 3 कैरेक्टरिस्टिक्स देखे हैं। इकोनॉमिक्स के लॉ होते हैं हाइपोथेटिकल एंड कंडीशनल, ये अनकंडीशनल या एब्सोल्यूट नहीं है। सेकेंड हमने देखा कि ये होते हैं इनएग्जैक्ट। इनएग्जैक्ट के लिए यूज जो टर्म होती है स्टेटमेंट ऑफ इकोनॉमिक टेंडेंसीज, इसका मतलब होता है लेस एग्जैक्ट होना। और थर्ड फीचर हमने इकोनॉमिक्स के लॉ का देखा कि ये होते हैं रिलेटेड टू टाइम एंड प्लेस। टाइम टू टाइम और प्लेस टू प्लेस क्या होते हैं? चेंज। तो दिस इज व्हाट वी कॉल इकोनॉमिक लॉज। अब इस टॉपिक को आप लोग, अभी मैं आपको 2 मिनट्स का टाइम दे रही हूँ, ये टॉपिक आप नोट डाउन कर लें।